बदमाशों के इस गिरोह ने सोचा कि भले ही आरव एक सशस्त्र सैनिक था, लेकिन वह उनके पूरे गिरोह का सामना नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसे पकड़ो और सार्वजनिक सुरक्षा के सामने लाओ, अन्य लोगों ने शोर मचाते हुए कहा। आसपास के निवासियों ने चुपके से जो कुछ हो रहा था उससे घृणा की, लेकिन किसी में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी। चलो चलते हैं। वह अकेला है, क्रॉस आइड ने अपने लबादे के भीतर से एक खंजर निकाला और हमले का नेतृत्व किया। आरव ने व्यंग्य किया, लगता है कि मुझे इन चरमराते जोड़ों को डीला करना है। उसने चकमा दिया। क्रॉस आइड के भेदी खंजर के हमले से बचते हुए उसने तुरंत क्रॉस आइड की दाहिनी कलाई पकड़ ली और उसे थोड़ा हिलाया। खंजर के जमीन पर गिरते ही क्रॉस आइड दर्द से चीखा, आह, यह दर्द कर रहा है, यह तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। मेरा साला एक सार्वजनिक सुरक्षा अधिकारी है, वह तुम्हें ऐसा करने नहीं देगा। क्रॉस आइड दर्द में करा उठा। ओ सच में सार्वजनिक सुरक्षा अधिकारी? मैं बहुत डरा हुआ हूं, आरव ने अतिशयोक्ति से चिल्लाया और फिर वह बुरी तरह मुड़ गया। क्रैक हड्डियों के टूटने की चुभने वाली आवाज सुनाई दी। क्रॉस आइड असहनीय दर्द से तुरंत बेहोश हो गया। इस समय आरव की शारीरिक शक्ति पहले ही नाइट स्टेज पर पहुंच चुकी थी। इन गुंडों के खिलाफ उसे स्वाभाविक रूप से बहुत प्रयास नहीं करना पड़ा। बॉस, बाकी गुंडे चिल्लाए, लेकिन उनमें से किसी ने भी पास आने की हिम्मत नहीं की। आरव मुस्कुराया। वह एक काली छाया में बदल गया और उनके बीच में ही गोता लगा गया। धमाका, क्रैक, आह, गुंडों की करुण चीखें और हड्डियों के टूटने की दिल दहला देने वाली आवाज लगातार सुनी जा सकती थी। आरव हवा के एक काले झोंके की तरह था। कुछ ही चालों में उसने उन सभी को जमीन पर गिरा दिया, जिनमें से हर एक का हाथ या पैर टूटा हुआ था। आरव ने उन पर मुस्कुराते हुए कहा और उस जगह की ओर चला गया जहां क्रॉस आइड बेहोश हो गया था। उसने अपना पैर उठाया और बॉस के दाहिने पैर पर बुरी तरह से रौंदा। आह! बहुत जल्द दर्द ने उसे जगा दिया। उसकी दोनों आंखें घूम गईं और फिर वह एक बार फिर बेहोश हो गया। अपने बॉस को ले जाओ। अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो तुम मुझे कभी भी बुला सकते हो, लेकिन अगर तुम कभी बदला लोगे तो यह इतना आसान नहीं होगा जितना कि हाथ या पैर टूटना, आरव ने गुंडों से कहा। उनकी आंखों में उसकी मुस्कान शैतान की तरह थी। इन गुंडों को भागते हुए देखने के बाद आरव बार में वापस आ गया। कम से कम उसके पास एक तैयारी करने वाले शूरवीर की शारीरिक शक्ति है, बारटेंडर ने अंदर ही अंदर कराहते हुए कहा, और उसने और भी अधिक विनम्र और विनम्र भाव धारण कर लिया। मेरे सबसे आदरणीय महोदय, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं? पब पर छाई मौत की खामोशी को देखकर आरव अंदर ही अंदर कड़वाहट के साथ मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका। वह एक राक्षस के रूप में नहीं देखा जाना चाहता था। हालांकि वह अपने साथ बहुत सारा सामान लाया था, इसलिए अगर कोई उसे कमरे में होने पर चुरा ले तो वह क्या कर सकता था। हालांकि उसने अपने सामान पर एक ट्रेसिंग स्पेल छोड़ा था। अगर वह जादू गायब हो जाता तो आरव के पास रोने के लिए भी जगह नहीं होती। हालांकि आरव द्वारा एक तैयारी करने वाले शूरवीर की शक्ति प्रदर्शित करने के बाद उसके प्रति दुर्भावनापूर्ण इरादे रखने वाले कई लोग चुपचाप पीछे हट गए। मुझे इन संदूकों को मेरे कमरे में लाने में मदद करें, मेरे घोड़ों को अस्तबल में रखें और उन्हें आपके पास जो सबसे अच्छा चराहे दें। आरव ने बारटेंडर की ओर एक और चांदी का सिक्का उछालते हुए कहा। वह गुंडा, उसका क्या बैकग्राउंड है? बारटेंडर ने अपना सिर नीचे किया। सर, आपको इसकी बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि उसका किसी पब्लिक सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ कुछ संदिग्ध लेन देन हो, लेकिन कुछ भी बहुत गंभीर नहीं है। एक प्रिपरेटरी नाइट की ताकत होने का मतलब है नाइट की ट्रेनिंग तकनीक तक पहुंच होना। ऐसे लोग या तो कुलीन होते हैं या उनके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत होती है। एक छोटे शहर का पब्लिक सिक्योरिटी ऑफिसर कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। मुझे मेरे कमरे में ले चलो, आरव ने लापरवाही से पूछा। बारटेंडर जानबूझकर उसे बिल्डिंग के सबसे पीछे वाले कमरे में ले गया, जो पब से सबसे दूर था। उसने एक चाबी निकाली और कमरा खोला। खिड़की से कमरे में सुनहरी धूप की किरण चमक रही थी। बिस्तर कमरे के बीच में था और उस पर बिछी चादरें बहुत ही खराब लग रही थीं। साफ बेड साइड टेबल पर एक नीला फूलदान था, जिसमें कुछ अज्ञात जंगली फूल थे। यह बहुत साफ लगता है, यह जगह ठीक रहेगी, आरव ने सिर हिलाया। यह आपकी चाबी है, कृपया इसे सुरक्षित रखें। बारटेंडर ने सम्मानपूर्वक पीतल की चाबी सौंपी। आरव ने चाबी ली और बारटेंडर को अपने घोड़ों की देखभाल करने के लिए भेज दिया।
उसने संदूकों की सामग्री खोली और अपने कमरे में स्टेक भेजने का आदेश दिया। बारटेंडर से उसे परेशान न करने के लिए कहने के बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही उसने लकड़ी का दरवाजा बंद किया, उसने पाया कि कमरे का शोर रद्द करने का प्रभाव काफी अच्छा था। बाहर से आने वाली आवाजें बहुत कम हो गई थीं। आज मेरी हरकतें थोड़ी ज्यादा आकर्षक थीं, हालांकि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। ग्रे स्टोन सिटी बहुत छोटी है। किसी भी अजनबी की गतिविधियां निश्चित रूप से अवांछित ध्यान आकर्षित करेंगी। हालांकि शहर की दीवारों के पीछे रहना अभी भी ज्यादा सुरक्षित है। लोग कम से कम बड़े क्षेत्र प्रभाव वाले मंत्रों को डालने से पहले 2 बार सोचेंगे। इसके अलावा 50% संभावना है कि जिस गुट ने लोगों को रास्ता रोकने के लिए भेजा था, वह मेरे पीछे किसी को भेजेगा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो यह सबसे अच्छा होगा। अगर नहीं तो मुझे निश्चित रूप से पीछा करने वालों की अगली लहर को मारना होगा, ताकि मैं साफ बच निकलूं। आरव गहरी सोच में डूबा हुआ था। आध्यात्मिक शक्ति ऊर्जा तरंगें और निशान का अनुसरण करने के लिए भेजी गई। आत्मा एक आधिकारिक मैगस की हरकतों की तरह दिखती है, लेकिन यह संसाधनों की बर्बादी जैसा लगता है। आखिर कौन एक आधिकारिक मैगस को लेवल 2 के अनुयायी को ट्रैक करने और मारने के लिए भेजेगा? सबसे बड़ी संभावना है कि लेवल 3 का कोई अनुयायी जादुई कलाकृति या मैगस द्वारा पाला गया कोई पालतू जानवर हो। मुझे ठीक हो जाना चाहिए और दुश्मन से छुटकारा पाने की तैयारी करते समय होने वाली किसी भी गतिविधि पर नजर रखनी चाहिए। मुझे रोजाना ट्रांसफिगरेशन मंत्र का जाप भी करना होगा। आरव ने सोचा और उसने अपने मुंह में गर्मागर्म स्टेक का एक टुकड़ा डाला जिसे उसने ऑर्डर किया था। स्टेक का स्वाद बुरा नहीं था और भूख से व्याकुल आरव ने पलक झपकते ही सब खा लिया। जब उसका काम पूरा हो गया तो उसने बारटेंडर से गंदगी साफ करने को कहा। बारटेंडर के जाने के बाद आरव ने अपने दरवाजे के बाहर लकड़ी का डू नॉट डिस्टर्ब साइन लटका दिया और गहरी ध्यान अवस्था में जाने से पहले एक प्रारंभिक चेतावनी अलार्म सिस्टम के रूप में कार्य करने के लिए ऊर्जा कणों की एक परत स्थापित की। ध्यान एक ऐसी चीज है जो एक जादूगर को नियमित रूप से करनी होती है। हालांकि इससे आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि बहुत कम है, फिर भी आरव ने हर दिन दृढ़ता से काम किया। 1 घंटे से अधिक समय तक मेहनत करने के बाद आरव का सिर झुक गया और वह नींद की दुनिया में चला गया। ग्रे स्टोन सिटी के बाहर झुलसे हुए जंगल के ऊपर हवा में एक हरे रंग का पंख वाला प्राणी अचानक नीचे झपटा। डोरिस को आखिरकार दुश्मन की गंध आ गई है। हरे पेड़ की प्रेत। डोरिस ने अपने पंख वापस खींच लिए और अपनी नंगी त्वचा के साथ जली हुई लकड़ी पर एक हैरान भाव के साथ कदम रखा। वहीं पर खुशबू खत्म हो जाती है। इस समय हरे पेड़ की प्रेत में अब पहले जैसी शक्ल नहीं थी। पहले यह केवल एक मानव सिर के आकार का था। हालांकि डोरिस अब 7 या 8 साल के बच्चे जितनी बड़ी हो गई थी। इसके अलावा मूल रूप से सुंदर चेहरे पर अब मस्से की परत दर परत जम गई थी। यह बेहद घिनौना लग रहा था। इसका मुंह नुकीले दांतों से भरा हुआ था और इसकी जीभ लगातार सांप की तरह फड़क रही थी। इसके शरीर पर अब कई सिलवटें थीं, साथ ही कुछ अजीब दिखने वाले तराजू भी थे। मूल रूप से हरे पेड़ की प्रेत एक प्रकार का जीवित प्राणी था जो अत्यधिक सुंदरता का प्रतिनिधित्व करता था। अब कोई भी डोरिस को हरे पेड़ की प्रेत से नहीं जोड़ेगा। डोरिस ने घृणा से भरी चीख निकाली। मानव, तुम बच नहीं पाओगे। इसकी जीभ फड़क रही थी। उसने अचानक अपने पंख फैलाए और आरव द्वारा छोड़े गए अतिरिक्त घोड़े की ओर उड़ गया। अगले 2 दिनों में आरव अंदर ही रहा। आखिरकार अपनी ताकत और आध्यात्मिक शक्ति को वापस अपने चरम पर ले आया। 2 दिन हो चुके हैं और वे अभी भी नहीं पकड़े गए हैं। ऐसा लगता है कि यह मेरा पीछा करने वाला कोई अनुचर नहीं है, या वे अब तक मुझे सूंघने के लिए जादू का इस्तेमाल कर चुके होते। यह शायद कोई गुलाम या जादूगर द्वारा पाला गया प्राणी है। आरव ने अनुमान लगाया। इन 2 दिनों में उसकी हरकतें बेहद शांत थीं। एकमात्र उल्लेखनीय घटना तब हुई जब सार्वजनिक सुरक्षा अधिकारी आरव से मिलने के लिए उपहार लेकर आया। अधिकारी ने कहा कि वह अपनी पत्नी के छोटे भाई के लिए विनती करने आया था। फिर उसने आरव के अतीत के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन आरव ने उसे धोखा दिया और कोई भी जानकारी नहीं दी। बाद में आरव ने काले वस्त्र पहने और खिड़की से बाहर कूदते समय अपना चेहरा ढकने के लिए हुड ऊपर खींच लिया। एक उदास और अंधेरी गली में। आप यहां आए हैं? कुछ गुंडे आरव के काले लबादे को देखकर तुरंत उसे लेने के लिए आगे आए। कैसा है?
क्या पिछले कुछ दिनों में ग्रेस्टोन सिटी के आसपास कोई अजीबोगरीब घटना घटी है? काले लबादे के नीचे से एक कर्कश आवाज आई। मैं पहले बोलूंगा, पास के गांव में आंटी सोफिया की गाय ने 2 सिर वाले बछड़े को जन्म दिया। बाकी सभी ने कहा कि यह शापित है। यह वही था जो गुंडे ने, जिसने दूसरों को धक्का देकर दूर कर दिया। जल्दी से कहा। लक्ष्य का रक्त प्रवाह 124% बढ़ गया है। उसकी मस्तिष्क तरंगें स्थिर प्रतीत होती हैं। निर्णय यह झूठ नहीं है। एआई चिप ने उसके सिर के अंदर आवाज लगाई। आरव ने अपना सिर हिलाया और गुंडे की ओर एक चांदी का सिक्का फेंका। अब मेरी बारी है। चाचा ह्यूगो और उनका बेटा यात्रा करते समय पास के जंगल में गायब हो गए और घटनास्थल पर भेड़ियों के झुंड के निशान पाए गए हैं। ये वे गुंडे थे जिन्हें आरव ने पिछले 2 दिनों में वश में किया था। वे समाचार एकत्र करने के लिए बेहद सुविधाजनक थे। पहले तो उन्होंने इनाम पाने के लिए झूठी जानकारी देने की कोशिश की, लेकिन एआई चिप वाले, उनके जैसे औसत इंसान द्वारा आरव को कैसे बेवकूफ बनाया जा सकता था, उसने तुरंत मौके पर ही झूठे की भुजाएं तोड़ दी, जिससे उस समय मौजूद सभी लोग चौंक गए। पैसे और हिंसा की धमकी के दबाव में ये गुंडे बहुत जल्द ही ग्रेस्टोन सिटी और उसके आसपास की सभी खबरों को ईमानदारी से रिपोर्ट करने लगे। तुमने क्या कहा? मानव शव पाए गए। वहां गाढ़े हरे तरल पदार्थ के निशान भी थे। आरव को स्पष्ट रूप से दिलचस्पी थी। साफ साफ बोलो, और ये सोने का सिक्का तुम्हारा है? एक दुबले पतले लाल बालों वाले युवक ने अपनी लार को निगलते हुए कहा। यह खबर मैंने अभी सुनी है। मेस्सी विलेज के बगल वाली मिल में कुछ लाशें मिली हैं। सारा खून चूस लिया गया था। सभी को संदेह है कि यह किसी पिशाच का काम है। शहर के स्वामी ने जांच करने के लिए कई शूरवीरों को भी भेजा। हाँ, बहुत बढ़िया। आरव ने फिर से स्थान पूछा और महसूस किया कि वह क्षेत्र उस जगह के बहुत करीब था जहां उसने आखिरी बार अपने निशान मिटाए थे। उसने अपना सिर हिलाया और सोने का सिक्का युवक को दे दिया। बाकी की खबर सुनने के बाद वह गली से चला गया। ताजा खबरों और एआई चिप की गणनाओं के आधार पर दूसरों का खून चूसने वाला प्राणी मेरे पीछे पड़ सकता है। इसके अलावा यह मुझे गंध से ट्रैक कर रहा है। उनकी संख्या अज्ञात है, लेकिन वे 2 से अधिक नहीं होनी चाहिए, या वास्तव में केवल एक ही हो सकता है। इससे पहले आरव ने शहर में प्रवेश करने से पहले गंध मास्किंग पाउडर का उपयोग करके अपनी गंध से छुटकारा पाया और अपना रूप बदल लिया। वह लोगों की मिश्रित गंध का उपयोग करके अपनी गंध को छिपाना चाहता था। फिर वह जवाबी हमले की योजना बनाने से पहले दुश्मन के बारे में पर्याप्त जानकारी जुटाएगा। अब ऐसा लग रहा था कि यह बहुत अच्छा काम कर गया था। क्या अफसोस है, मेरा गंध मास्किंग पाउडर लगभग खत्म हो गया है। अगर नहीं होता तो मैं यहां से बहुत पहले ही निकल जाता। आरव ने अफसोस जताते हुए अनुमान लगाया। सबटेरियन ब्लाइंड वर्म मैगी द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक दुर्लभ घटक था और इसकी कीमत कभी भी सस्ती नहीं थी। आरव ने इस घटक का एक छोटा पैकेट प्राप्त करने से पहले इसे एक गंध छिपाने वाले पाउडर में परिष्कृत करने के लिए काफी खर्च किया था। हालांकि उसके पास केवल 3 या 4 दिनों के लिए ही पर्याप्त था। इतने कम समय में वह संभवतः बहुत दूर नहीं भाग सकता था। एक बार जब दुश्मन पता लगाने की सीमा का विस्तार करता है तो उसके निशान निश्चित रूप से खोजे जाएंगे, जितनी जल्दी हो सके। इसे सुलझाना बेहतर है। अगर वे मुझे मेरे गंतव्य तक पीछा करते हैं तो इससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा। आरव का चेहरा गंभीर हो गया। अब भी पाउडर का असर कम हो रहा था। वह अपनी गंध को छिपाने के लिए शहर में गंधों के जटिल मिश्रण पर अधिक से अधिक निर्भर हो रहा था। अफसोस, अज्ञात जीव उसके इतने सारे प्रयासों के बाद भी उसका पता लगाने में सक्षम थे। अपने कमरे में लौटने के बाद आरव आराम से बिस्तर पर बैठ गया और मन ही मन एआई चिप को बुलाया। एआई चिप, पिछले 2 दिनों में प्राप्त समाचारों के अनुसार दुश्मन के मूवमेंट पैटर्न का अनुकरण करें और उन्हें मारने की योजना बनाएं। बीप मिशन पैरामीटर स्थापित करना, सिमुलेशन शुरू करना, मानचित्र आयातित होस्ट की युद्ध शक्ति, आयातित विश्लेषण प्रगति पर है। एआई चिप की बर्फीली ठंडी और बेसुध यांत्रिक आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। एआई चिप एक ऐसा उपकरण था जो विशेष रूप से उसकी पिछली दुनिया में वैज्ञानिकों को आवंटित किया गया था। इसीलिए इसमें बुद्धिमत्ता या भावनाएं कैसे हो सकती थीं?
मानवाधिकारों की चिंताओं के कारण उन्होंने आई चिप्स को अपने प्रोग्रामिंग में एक मुख्य निर्देश के रूप में बुद्धिमत्ता और भावना प्रकट करने से मना किया था। सिमुलेशन पूरा हुआ। होस्ट लक्ष्य को मारता है, लेकिन उसे हल्की चोटें आएंगी। सफलता दर 67.7% आरव के दिमाग में बड़ी मात्रा में जानकारी संचारित करते समय एआई चिप की आवाज गूंज उठी। चोटें लगीं। आरव ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। क्या लक्ष्य को बिना किसी चोट के मारने की कोई संभावना है? डेटा अपर्याप्त है। लक्ष्य के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी की आवश्यकता है। तो ये इस तरह है। आरव ने अपना सिर हिलाया। गुंडों से मिली खबर के अनुसार शहर के बाहर का प्राणी पहले से ही गुस्से में था और उसने स्थानीय लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया था। इस दर पर यह निश्चित रूप से 24 घंटे के भीतर शहर में घुस जाएगा। हालांकि मैगी के बीच आम इंसानों के जीवन को बाधित न करने के लिए आपसी सहमति थी, फिर भी कुछ ऐसे थे जो ऐसा करने के लिए पागल थे। अगर बड़े पैमाने पर हताहत हुए और उसकी पहचान का पता चला, तो आरव को जीवों और उनके पीछे के मैगी को ध्यान में रखने के अलावा संपार्श्विक क्षति की जिम्मेदारी लेनी होगी। यह एक ऐसी समस्या थी जो वह स्पष्ट रूप से नहीं चाहता था। 67.77%। यह मेरे लिए अपनी संभावनाओं को लेने के लिए पर्याप्त है। मुझे पूरी तरह से पीछे हटने में सक्षम होने का भी विश्वास है। आरव के चेहरे पर जोश साफ झलक रहा था। पब का माहौल पहले की तरह ही उत्साहपूर्ण था। आरव को देखकर बारटेंडर आगे बढ़ा और झुककर बोला, सर, क्या आपके पास कोई निर्देश है? मुझे एक व्यक्ति खोजने में मदद करें। आरव ने धीरे से कहा और अपना अनुरोध किया। कोई समस्या नहीं। हालांकि इस शहर में इस तरह के कोई भाड़े के सैनिक नहीं हैं, लेकिन यहां डाकू हैं। मैं आपकी ओर से उनसे संपर्क कर सकता हूं, बारटेंडर ने कहा। वैसे शहर के स्वामी लॉर्ड रोलैंड ने लोगों को भेजा है, वह आपसे मिलना चाहते हैं। सर, शहर के स्वामी, आरव ने अपना सिर हिलाया। कोई भी प्रिपरेटरी नाइट जहां भी जाता, लॉर्ड्स द्वारा उसका हमेशा गर्मजोशी से स्वागत किया जाता। अगर रोलैंड को आरव की एक अनुयायी के रूप में स्थिति के बारे में पता होता, तो उसका इलाज और भी शानदार होता। मेरे पास अभी कुछ काम है। क्या हम मीटिंग का समय बदलकर परसों कर लें? आरव ने पूछा। बिल्कुल। साथ ही आप लोगों के यहां जो स्टेक है वह बुरा नहीं है। इसकी एक सर्विंग आज रात मेरे कमरे में भेज दीजिए। आरव ने एक बार फिर निर्देश दिया। जैसी आपकी इच्छा। बारटेंडर मुस्कुराया। दूसरे दिन देर रात पास के जले हुए जंगल में एक भूरे रंग की पोशाक पहने व्यक्ति दिखाई दिया। जांच करें। यहां जांच करने के लिए क्या है? यहां कोई खजाना नहीं है। सबसे अधिक संभावना है कि यह किसी लापरवाह किसान के कारण हुआ होगा, जिसके परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र आग की चपेट में आ गया। भूरे रंग की पोशाक पहने व्यक्ति काफी दुबला पतला था। हालांकि उसकी हरकतें काफी तेज थीं, क्योंकि वह लगातार जली हुई लकड़ियों के ढेर में खोजबीन कर रहा था। कुछ ठीक नहीं है। ये झुलसने के निशान सामान्य लपटों से नहीं हुए हैं। आदमी की भौहें तन गईं। एक डाकू के रूप में उसके अनुभव ने उसे झुलसने के निशानों को देखकर ही एहसास करा दिया कि कुछ ठीक नहीं है। यह रहस्यमयी संस्थाओं का काम लगता है। डाकू के रोंगटे खड़े हो गए। भूमिगत गतिविधियों के सदस्य के रूप में उसने इन संस्थाओं के बारे में केवल मिथकों में सुना था। ये कहानियां उनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बातों पर जोर देती थीं। उनकी रहस्यमयता, उनकी निर्दयता और यह कि उन्हें दुश्मन नहीं बनाया जाना चाहिए। मुझे जल्दी से निकल जाना चाहिए। अगर मुझे पता होता कि यह मिशन इन रहस्यमयी संस्थाओं से जुड़ा है, तो मैं इसे स्वीकार नहीं करता, भले ही इनाम दर्जनों गुना क्यों ना हो। भूरे रंग के कपड़े पहने आदमी कांप उठा और वो वहां से जाना चाहता था। मुझे मिल गया, मेरे दुश्मन की गंध। इस समय पीछे से एक कर्कश और घृणित आवाज सुनाई दी। डाकू का शरीर कांप उठा। उसने एक घृणित प्राणी देखा जो एक बच्चे के आकार का था, हवा में तैर रहा था। उसके शरीर पर अव्यवस्थित तरीके से शल्क बिखरे हुए थे। उसका चेहरा मस्से से भरा हुआ था। समय समय पर उसकी सांप जैसी जीभ फुफकारती थी। मुझे डर है कि शैतान भी इतना बदसूरत नहीं होगा, डाकू ने सोचा और 5 मीटर पीछे कूद गया। मुझे यह पहले ही सोच लेना चाहिए था, मैं वास्तव में चारा बन गया हूं। डाकू चिल्लाया। जाने के बारे में मत सोचो। डोरिस ने अपनी जीभ बाहर निकाली और अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए लगभग तुरंत डाकू के ऊपर उड़ गई। हम इस बारे में बात कर सकते हैं। मेरे पास इस मिशन के प्रिंसिपल के बारे में बहुत सारी जानकारी है। डाकू निराशा में चिल्लाया। मर जाओ।
डोरिस की आंखें लाल हो गई थीं। उसने डाकू की विनती और चीख पुकार की परवाह नहीं की। उसने तुरंत ही खंजर लहरा रहे दाहिने हाथ को चबा लिया और डाकू का खून पी लिया। कुछ मिनट बाद केवल डाकू की सिकुड़ी हुई लाश ही बची थी। उसके कपड़ों पर एक खुशबू बनी हुई है। वह शापित अनुचर निश्चित रूप से शहर में है। डोरिस ने शहर की दीवारों की छाया को देखा। एक काला तीर तेजी से आगे निकल गया। एक धमाके की आवाज सी सुनाई दी जो डोरिस की छाती में सीधे घुस गया। गंध छिपाने वाले पाउडर का आखिरी हिस्सा यहां बर्बाद हो गया। मैंने डाकू के शरीर पर कुछ लकवा मारने वाला पाउडर भी छिड़का। मुझे विश्वास नहीं होता कि यह तीर अपने लक्ष्य पर नहीं लगेगा। कुछ ऊंची झाड़ियों के पीछे से आरव चमड़े का कवच पहने और क्रॉसबो लेकर निकला, जिसे उसने अब भी इस्तेमाल किया था। दुश्मन डोरिस का चेहरा फड़क उठा। उसके पहले से घिनौने चेहरे पर अब नसें भी उभरी हुई दिख रही थीं। यह एक ऐसा नजारा था जिसे देखकर बच्चे जरूर रो पड़ेंगे। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि मेरा पीछा करने वाला पहले वाला ग्रीन ट्री स्प्राइट था। यह पहले से खूबसूरत प्राणी अब कुछ इस तरह का बन गया है। आरव थोड़ा चौंक गया। उत्परिवर्तित ग्रीन ट्री स्प्राइट ताकत 3.1, चपलता 4.3, जीवन शक्ति 3.5, आध्यात्मिक शक्ति 5.5, क्षमताएं। अज्ञात एआई चिप की आवाज ने रीडिंग और स्थिति को बढ़ा दिया। इसकी विशेषताएं वास्तव में इतनी ही बढ़ गई थीं। क्या आश्चर्यजनक जादू है। हालांकि इसके शरीर की अस्थिर स्थिति धीरे धीरे इसकी सतह पर देखी जा सकती है। यह आधे महीने से ज्यादा जीवित रहने की संभावना नहीं है। आरव की आंखें ठंडी चमक उठीं। वह दुश्मन जिसने मेरे पिता और बहनों की हत्या की, भले ही डोरिस को इसकी आत्मा को धोखा देना पड़े, डोरिस उनका बदला लेगी। डोरिस ने तीर को छाती से बाहर निकालते ही चीख मारी। घाव से हरे तरल पदार्थ का एक पोखर बह निकला। हरा तरल पदार्थ जल्दी ही पूरी छाती को ढक गया। एक पौधे की जड़ लगातार फैलती हुई दिखाई दे रही थी और बहुत जल्द घाव दब गया। भाड़ में जाओ। डोरिस ने हरे रंग की धुंध में आरव पर हमला किया। यह वास्तव में इतने उत्परिवर्तन से गुजरा है कि हाथापाई के हमले अब प्रभावी नहीं हैं। आरव ने अपना सिर हिलाया और अपनी उंगलियां चटकाईं। अचानक जमीन से एक मिट्टी का गोला उठा जिसने डोरिस का रास्ता रोक दिया। इसकी सामग्री लाल रंग की औषधि थी। धमाका एक ज्वाला उठी। साथ में आने वाली गर्मी की लहर ने आसपास की वनस्पति को भी झुलसा दिया। लपटों ने डोरिस को घेर लिया और किसी चीज के बारबेक्यू होने की चटकने की आवाज सुनाई दी। लपटों के समुद्र से एक हरे रंग की आकृति उभरी। उसका शरीर झुलसकर काला हो गया था। आरव की ओर बढ़ते समय भी इसमें आग जल रही थी। लक्ष्य की गति 67% कम हो गई। आई चिप ने झंकार की। यह पहले पक्षाघात पाउडर से प्रभावित हुआ था और फिर विस्फोटक औषधि से घायल हो गया। भले ही यह आग प्रतिरोध में माहिर हो, फिर भी इसे निश्चित रूप से नुकसान होगा। आरव का चेहरा शांत था। उसने क्रॉसबो को फेंक दिया और फिर आगे बढ़ते हुए अपना क्रॉस ब्लेड निकाला। क्रॉस/सिल्वर क्रॉस ब्लेड चमक उठा। इस बार आरव ने अपनी प्रज्वलित आंतरिक नाइट ऊर्जा को भी प्रसारित किया। तेज ब्लेड ने प्रकाश की एक झलक को प्रतिबिंबित किया। जब क्रॉस फिगर ने सीधे ग्रीन ट्री स्प्राइट पर प्रहार किया तो तुरंत हरे रंग के तरल का एक पूल दिखाई दिया। डोरिस गिर गई और आरव ने आगे बढ़ना बंद कर दिया। उसने अपने हाथों में क्रॉस ब्लेड को देखा और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। चांदी की ब्लेड पहले से ही उबड़ खाबड़ जगहों से भरी हुई थी, जहां डोरिस के शरीर से निकले विभिन्न तरल पदार्थ छलक रहे थे। यहां तक कि इसके शारीरिक तरल पदार्थ में भी एक मजबूत संक्षारक प्रभाव होता है। यह क्रॉस ब्लेड बर्बाद हो गया है। आरव को थोड़ा पछतावा हुआ। यह क्रॉस ब्लेड यात्रा दल में एक कुलीन युवक से लिया गया था। इसका उपयोग करना बेहद आसान था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इसे यहां नष्ट कर दिया जाएगा। उसने क्रॉस ब्लेड को फेंक दिया। जैसे ही उसने डोरिस को देखा, जो अपनी छाती पर क्रॉस स्लैश के बावजूद अभी भी हमला करने की कोशिश कर रही थी, आरव ने जल्दी से एक मंत्र पढ़ा। अम्ब्रा का हाथ डोरिस की छाया से एक काले रंग की हथेली उठी। इसने अपने टखनों को पकड़ लिया और उन्हें जमीन पर मजबूती से टिकाए रखा। ससी काले रंग की हथेली से सफेद धुंध की एक परत उठी। हालांकि अम्ब्रा के हाथ में संक्षारक प्रभाव है, ऐसा लगता है कि उत्परिवर्तित ग्रीन ट्री स्प्राइट के खिलाफ यह अभी भी कुछ हद तक कमजोर है। आरव के दिमाग ने जल्दी से स्थिति को समझ लिया।
मैं तुम्हें अपने नए सीखे गए मंत्र के लिए गिनी पिग के रूप में इस्तेमाल करूंगा। नीले रंग की गड़गड़ाहट की आवाज, मेरी आज्ञा सुनो, नश्वर क्षेत्र में उतरो और मेरे दुश्मनों को मार गिराओ। बायरन भाषा जैसे ही आरव ने अपना मंत्र बोला, उसके हाथों में अचानक चांदी नीली बिजली चमक उठी। जाओ। आरव ने अपनी उंगलियां उठाईं और चमकदार बिजली एक चाप में डोरिस की ओर उड़ी। डोरिस मौत से नहीं डरती। इस समय डोरिस ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उसकी हथेली फट गई। उसमें से एक पेड़ की जड़ जैसी वस्तु बाहर निकली। शिव पेड़ की जड़ें आपस में उलझ गईं और धनुष का आकार ले लिया। उस पर पहले से ही एक भूरे रंग का तीर लोड किया गया था। अच्छा नहीं, आरव ने जल्दी से चकमा दे दिया। आरव ने अपना रास्ता निकालने की कोशिश की, लेकिन उसके कंधों से एक भयानक दर्द निकल रहा था। होस्ट को तीर से चोटें लगी हैं, चेतावनी। चेतावनी तीर के सिरे पर बैक्टीरिया की उच्च सांद्रता प्रभावित क्षेत्र को तुरंत कीटाणुरहित करने की सलाह देते हैं। लानत है। आरव ने जल्दी से तीर निकाला और अपने लबादे से एक चांदी का खंजर निकाला। अपने दांत पीसते हुए उसने घाव के आसपास के मांस को बाहर निकाला। उसने जल्दी से अपनी कमर की थैली से एक हरे रंग का औषधि निकाला और उसका आधा हिस्सा घाव पर डाला। बाकी आधा उसने अपने मुंह में खाली कर दिया। एआई चिप की आवाज सुनने के बाद ही संकट नियंत्रण में है। उसने राहत की सांस ली। जब आरव को तीर लगा तो डोरिस को भी बिजली का झटका लगा और वह जमीन पर गिर पड़ी। इस समय डोरिस का पूरा शरीर जल चुका था और उसके पंख आधे से ज्यादा टूट चुके थे। उसका एक हाथ बिना किसी निशान के गायब हो गया था और उसका टखना अभी भी अम्ब्रा के हाथ के जादू से जकड़ा हुआ था। उसकी जीवन शक्ति खतरनाक स्तर तक गिर गई थी। वह किसी भी पल मर सकती थी। बदला मेरा बदला डोरिस, अनजाने में उन शब्दों को बुदबुदाती रही। अचानक उसकी आंखें ठंडी चमक उठीं और उसने अपना दाहिना पैर काट लिया। पैर हवा में उड़ गया। अम्ब्रा का हाथ जो टखने को पकड़े हुए था अभी जल्दी से गायब हो गया। चलो साथ साथ मरते हैं। डोरिस का पूरा शरीर फूल गया। उसके चेहरे पर मस्से कंपन करने लगे। आरव पर सीधे हमला करते हुए उसकी गति 3 गुनी हो गई। लानत है। आरव ने अपने कंधे के घाव को दबाया और जल्दी से पीछे हट गया। उसी समय उसने आखिरी विस्फोटक औषधि बाहर फेंकी। धमाका एक तीव्र विस्फोट हुआ। लाल लपटें और हरा तरल एक साथ मिल गए। इसने गहरे हरे रंग की आग की रोशनी छोड़ी। विस्फोट के दायरे से बाहर निकलने से पहले आरव ने कई बार पीछे की ओर लुढ़का। इस समय आसपास के क्षेत्र में हरे रंग की हड्डियों और मांस का एक गुच्छा बरस रहा था। यह पूरी तरह से घृणित था। आहा! जमीन पर हरे रंग के अवशेषों को देखते हुए आरव ने देखा कि एक पीला तरल पदार्थ तेजी से बह रहा था, जो लगातार जमीन को खराब कर रहा था। उसकी अभिव्यक्ति अनायास ही बदल गई और उसने जल्दी से अपने शरीर का निरीक्षण किया। गाढ़े तरल पदार्थ की कुछ बूंदों ने अनजाने में उसके चमड़े के कवच को खराब कर दिया था और उसके शरीर पर कई घाव खोल दिए थे। इनमें से प्रत्येक घाव के चारों ओर पीले रंग का एक पैच था, जो उस क्षेत्र को सुन्न करना शुरू कर रहा था। होस्ट एक अज्ञात द्वितीयक रोगजनक संक्रमण से पीड़ित है। इसने मेजबान पर आक्रमण किया है और बहुत तेजी से फैल रहा है। जवाबी उपाय करने की सलाह दी जाती है। एआई चिप चोट को स्कैन करो। इसका इलाज करने का तरीका खोजो। मिशन पैरामीटर स्थापित। स्कैनिंग बीप इलाज के लिए 30 ग्राम ह्यूमन हेड बर्ड, 500 मिलीलीटर पिंक इंक ओनेल, 50 ग्राम ग्रीन कोकोनट रॉक की जरूरत होती है। एआई चिप ने बहुत सारी चीजें सूचीबद्ध करना जारी रखा। मुझे इन्हें खरीदने का समय कब मिलेगा? एआई चिप तुरंत दमन की विधि बनाओ। आरव का चेहरा काला पड़ गया। जख्म को आग की लपटों से जलाना संक्रमण की दर को कम करने में कारगर होगा। एआई चिप ने जवाब दिया। आग की लपटें। आरव ने अपने कपड़े फाड़े और जलती हुई शाखा को लापरवाही से उठाया और जलती हुई लपटों को अपने घाव पर रख दिया। एसएस किसी चीज के बारबेक्यू होने की आवाज सुनाई दी। साथ ही मांस के जलने की गंध भी। आरव का चेहरा दर्द से विकृत हो गया। कुछ मिनट बाद एआई चिप ने उपचार को प्रभावी घोषित किया। आरव ने आग बुझा दी और जमीन पर लंगड़ाते हुए बैठ गया। उसके पूरे शरीर से ठंडा पसीना टपक रहा था। इस बार दुश्मन बेहद खतरनाक था। शारीरिक और ज्वाला हमलों के प्रति उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा था। उसकी गति भी तेज थी और उसके पास जहर का हमला था। ऐसा लगता है कि यह खास तौर पर मेरे लिए तैयार किया गया था। अगर एआई चिप ना होती
तो मुझे डर लगता डोरिस के शरीर के तरल पदार्थ, जिसमें तीर के जहर से द्वितीयक संक्रमण शामिल था, कुछ ऐसा था जिसे एआई चिप ने ध्यान में नहीं रखा था। इसने आरव को, जिसे मुठभेड़ से केवल मामूली चोटों की उम्मीद थी, इतनी बुरी जीत का सामना करना पड़ा। इसके अलावा मैंने जो विस्फोटक औषधियां तैयार की थीं, वे सब इस्तेमाल हो चुकी हैं। मुझे फिर से और सामग्री तैयार करनी होगी। पिछली कुछ लड़ाइयों में आरव ने अपने दुश्मनों को हराने के लिए औषधियों पर बहुत भरोसा किया था। हालांकि खपत भी बहुत ज्यादा थी और उसने लगभग 1000 जादुई क्रिस्टल फेंक दिए। सौभाग्य से वह विस्फोटक औषधि बनाना जानता था, अगर नहीं तो लागत और भी ज्यादा बढ़ जाती। आग केवल अस्थायी रूप से रोगजनक के प्रसार को रोक सकती है। मुझे इसे पूरी तरह से ठीक करने के लिए आवश्यक सामग्री खरीदनी होगी। आरव ने अपने जले हुए घाव को देखा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने खुद को उठाने और ग्रेस्टोन सिटी वापस जाने से पहले एक और ताकतवर औषधि निगल ली। यह एक बहुत बड़ी गड़बड़ी थी। यह बहुत संभावना थी कि शहर के पहरेदारों को पहले से ही आभास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, और बहुत जल्द ही किसी को निरीक्षण के लिए भेजो। आरव ने तीव्र दर्द को सहन किया और ग्रे स्टोन सिटी के अंदर वापस चला गया। उसने चुपके से अपनी छाती निकाल ली। अपने 2 घोड़ों को साथ लाने की भी जहमत नहीं उठाई। शहर की दीवारों के बाहर एक हल्के भूरे रंग के घोड़े को चुराने के बाद वह रात के अंधेरे में भाग गया। वह नक्शे पर स्थित मैक्स बाजार की ओर जा रहा था। शहर के स्वामी के बुलाने के लिए यह स्वाभाविक ही था कि उसने इसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। आरव का सफर मैगस बाजार की ओर एक दर्जन दिन बाद वोल्कान प्रांत के रास्ते में एक हल्के भूरे रंग का घोड़ा 2 विशाल छाती ले जाते हुए देखा जा सकता था, जिसकी पीठ पर एक काले रंग की पोशाक पहने व्यक्ति बैठा था। घोड़ा जोर से सांस ले रहा था, क्योंकि उसके 4 खुर जमीन पर टकरा रहे थे। एआई चिप, मुझे मेरी वर्तमान स्थिति दिखाओ। आरव का शरीर, जो घोड़े की चाल के साथ ऊपर नीचे हो रहा था, मन ही मन सोच रहा था। बी आरव फार्लियर लेवल 2 अनुचर नाइट। शक्ति 1.3 बार 2.5 चपलता, 1.5 बार 2.7 जीवन शक्ति, 1.0 बार 3.0 आध्यात्मिक शक्ति, 4.1 बार 4.4 जादुई शक्ति, 4.0 स्थिति। मेजबान रोगजनक से संक्रमण के कारण कमजोर अवस्था में है। हालांकि रोगजनक बाधित था तब से 1 दर्जन दिन बीत चुके हैं। मेरा शरीर अभी भी कमजोर स्थिति में है। केवल मेरी आध्यात्मिक शक्ति फिर से बढ़ गई है। यह निरंतर ध्यान के परिणाम के कारण होना चाहिए। आरव ने अपने आंकड़ों को देखा और कड़वाहट से मुस्कुराया। अभी उसका चेहरा बिल्कुल नया था। वह एक बर्फीले ठंडे सैनिक से एक बेहद आकर्षक सुनहरे बालों वाले, नीली आंखों वाले पश्चिमी व्यक्ति में बदल गया था। हालांकि उसका चेहरा रंगहीन था। एआई चिप माइंड मैप प्रोजेक्टर। आरव ने उस छोटी सी जानकारी को देखा जो उसने एक बेहद विस्तृत मानचित्र पर संकलित की थी। विक्रांत की खुफिया जानकारी के अनुसार मैगी के लिए पास में ही एक सभा स्थल होना चाहिए। वहां मैं इस संक्रमण के इलाज के लिए सामग्री खरीद पाऊंगा। आधे महीने की जांच और सिमुलेशन के आधार पर आरव ने अनुमान लगाया कि प्रतिद्वंद्वी ने केवल डोरिस को भेजा था। एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के साथ आधिकारिक युद्ध के कारण कोई भी अपने जैसे निम्न स्तर 2 के अनुयायी से परेशान नहीं हो सकता था। यह एक बहुत अच्छी खबर थी। मैं शायद एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी में वर्तमान स्थिति के बारे में भी पूछताछ कर सकता हूं। आरव ने अपना मन बना लिया और मुख्य सड़क से निकल गया। उसने जल्दी से एक जगह ढूंढी, अपना तंबू और औजार निकाले और शिविर लगाने लगा। यह क्षेत्र थोड़ा उजाड़ लगता है, हालांकि यह सामान्य बात है। मैगस की गतिविधियां हमेशा जितना संभव हो सके मानव समुदायों से दूर रहती हैं। इसके अलावा मैगस से निकलने वाला विकिरण ऐसा कुछ नहीं है जिसे सामान्य मनुष्य झेल सकें। आरव ने टेंट एरिया के चारों ओर कुछ सफेद पाउडर छिड़का ताकि कीड़े और जानवर पास ना आ सकें। फिर उसने एक धातु का पैन उठाया, उसमें थोड़ा सा पानी डाला और अलाव जलाया। जैसे ही पानी उबलने लगा, आरव पेड़ों से बाहर निकला और उसमें कुछ मशरूम और दूसरे पौधे डाल दिए। कुछ देर बाद कुछ मसाले और झटकेदार चीज डालने के बाद खाने की एक ताजा खुशबू हवा में फैल गई। आरव ने अपने लिए एक कटोरा उठाया। सूप का बेस सफेद रंग का था। इसे गर्म होने पर पीना बेहद आरामदायक लगा। आरव ने संतोष में आह भरी। जैसा कि उम्मीद थी, गर्म खाना सबसे अच्छा होता है।
मैं लगातार बिस्किट और झटकेदार चीज खाने से लगभग उल्टी कर सकता था। आसपास जंगली फूल बिखरे हुए थे और एक अनजान पक्षी की आवाज भी आ रही थी। उसकी चीख स्काईलार्क की आवाज से काफी मिलती जुलती थी। अगर मेरी चोट ना होती तो ये एकदम सही होता। आरव ने अपना मांस शोरबा खत्म किया और अपने वस्त्र ठीक किए। उसके कपड़ों के नीचे मांस के जले हुए हिस्से के चारों ओर महीन बालों की एक परत उगी हुई थी, जो किसी के सिर पर बालों की तरह दिख रही थी, जिससे लोग डर गए। अनचाहे मेहमान वहां उसे मार डालो। पास के पेड़ों से हलचल के संकेत मिले। आरव की भौहें सिकुड़ गईं। धीरे धीरे चिल्लाना कम होता गया। उसे लग रहा था कि मुसीबत एक बार फिर दस्तक दे रही है। पास की झाड़ियां फट गईं जब एक बड़ा आदमी एक शानदार कपड़े पहने युवती की रक्षा करते हुए बाहर निकला। जब बड़े आदमी ने आरव को देखा तो वह चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी ने यहां शिविर लगाया होगा। उसने आरव पर एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मुझे डर है कि तुम भी इसमें फंस जाओगे। वहां उसे भागने मत दो। चमड़े के कवच में सशस्त्र सैनिकों का एक समूह दौड़ा। नेता ने एक बेहद खूबसूरत चेन मेल पहना हुआ था। यह पोशाक ऐसी नहीं लगती कि भाड़े के सैनिक या साहसी लोग इसे पहनते होंगे। ये लोग शायद किसी कुलीन वर्ग के निजी अनुचर हैं, जो और भी ज्यादा परेशानी वाली बात है। आरव की भौहें तन गईं। एआई चिप के स्कैन के अनुसार यह बड़ा आदमी स्पष्ट रूप से घायल था, लेकिन फिर भी एक तैयारी करने वाले शूरवीर की ताकत रखता था। जहां तक पीछा करने वालों की बात है, नेता शूरवीर स्तर का था, जबकि पीछे के सैनिक औसत इंसान से थोड़े ज्यादा मजबूत थे। तुम कौन हो? नेता ने आरव की ओर देखा। मैं सिर्फ एक मासूम दर्शक हूं। कृपया आगे बढ़ें और मेरी बात पर ध्यान न दें। मैंने आज कुछ नहीं देखा। आरव ने अपना मांस शोरबा पीना जारी रखा। इस अनौपचारिक माहौल ने निजी दस्ते के नेता को स्पष्ट रूप से आशंकित कर दिया, क्योंकि बड़ा आदमी और युवती दूसरी तरफ खड़े थे। कृपया हमें बचाएं। हम विस्काउंट बैरेट के वंशज हैं। अगर आप हमारी मदद करेंगे तो मैं आपकी दयालुता को जरूर याद रखूंगा और बैरेट परिवार की दोस्ती हमेशा आपके साथ रहेगी। युवती की दो आकर्षक नीली आंखें थीं। इस समय उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जो शायद ज्यादातर कुलीन युवकों को उसके सम्मान के लिए लड़ने की कसम खाने के लिए प्रेरित कर सकता था। मिस लैनिंग, विस्काउंट सिर्फ आपसे वापस आने के लिए कह रहा है। कृपया विरोध न करें। नेता ने युवती से कहा, वह दुष्ट और नीच कीड़ा मेरे परिवार की संपत्ति पर लालच करता है और उसने मेरे पिता को झड़ देकर मार डाला। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं वापस नहीं जाऊंगा। युवती ने अपनी सारी समस्याएं एक ही बार में बता दी। समय समय पर आरव पर नजर डालती रही। हालांकि उसकी हरकतें बहुत अच्छी तरह से छिपी हुई थीं, फिर भी आरव ने उसे देख लिया। ऐसा लगता है कि यह एक असफल वंशज द्वारा विरासत के लिए संघर्ष है। जानबूझकर इस संघर्ष को उजागर करके आप मुझे इसमें घसीटना चाहते हैं। आरव ने अपना सिर हिलाया। विस्काउंट सायर ने आपके द्वारा दावा किए गए किसी भी काम को नहीं किया है। जहां तक विरासत का सवाल है, यह रईसों के साथ बैठक के बाद तय किया जाना है। नेता ने जोर से कहा, मेरे शरीर पर सबूत है। युवती ने गुर्राहट के साथ कहा, जल्दी करो, मिस्सी को घर ले आओ। नेता आगे कोई बातचीत नहीं करने के लिए तैयार लग रहा था। कुछ आम सैनिक अपने चाकू और तलवारें लहराते हुए आगे बढ़े। अब बड़े आदमी ने दहाड़ते हुए कुलीन युवती को ढाल दिया। बड़े आदमी की ताकत स्पष्ट रूप से खराब नहीं थी। भले ही वह घायल था, फिर भी उसने इन 5 सैनिकों को अपनी जान देकर भुगतान करवाया। आम सैनिक बड़े आदमी का सिर काटने और वापस लाने के लिए आगे बढ़े। फिर उन्होंने चिल्लाती हुई कुलीन युवती को बांध दिया और तभी नेता, जो आरव से सावधान था, ने उसे एक संदिग्ध नजर से देखा। ऐसा लगता है कि हम तुम्हें परेशान कर रहे हैं। चलो चलें, नेता ने कहा और वह मुड़ा और जाने के लिए तैयार हो गया। सचमुच? फिर तुम अभी भी अपनी तलवार क्यों चला रहे हो? आरव धीरे से उठ खड़ा हुआ। हमारे साहब के रहस्य किसी और को नहीं पता। नेता ने अपनी तलवार धीरे से लहराई। इसके अलावा तुम्हारे शरीर पर घाव ही कारण है कि तुम मदद नहीं कर सकते। खांसी आरव ने कमजोरी से खांसते हुए कहा, सटीक समझ लगता है कि तुमने आज मुझे मार डालने का संकल्प लिया। सुनिए, मैं कसम खाता हूं कि आज की बात का एक शब्द भी नहीं बताऊंगा। सिर्फ मरे हुए लोग ही रहस्य रखेंगे। नेता ने चिल्लाते हुए आरव पर वार किया। उसकी तलवार बर्फ की सफेद चमक को दर्शाती थी। आरव ने काफी दयनीय तरीके से चकमा दिया।
नेता की अभिव्यक्ति उत्साहित हो गई। उसके शरीर की मांसपेशियां उभर आईं, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, उसका रंग अचानक बदल गया और वह कई कदम पीछे हट गया। उसके पीछे सैनिक और युवती कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़े। केवल उनकी आंखें ही हिल पा रही थीं। तुमने वास्तव में हमें झड़ दिया है, नेता ने चौंक कर कहा। जैसा कि एक शूरवीर से उम्मीद की जाती है, वास्तव में तुम्हारे पास इसे झेलने की ताकत है। आरव ने अपना सिर हिलाया। हालांकि अब अपनी ताकत के साथ वह इस भीड़ का पूरी तरह से नरसंहार कर सकता था। अगर कोई और अधिक सुविधाजनक तरीका उपलब्ध होता तो कोई उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करता। नेता ने अपना लंबा ब्लेड फेंक दिया और भागने के लिए मुड़ गया। उसकी गति वास्तव में एक सामान्य इंसान के समान थी ईजर की हालत में, और फिर भी इतनी गति, यह बहुत उल्लेखनीय है। आरव ने उदासीनता से मूल्यांकन किया। उसने क्रॉसबो उठाया। एआई चिप हवा की गति और आर्द्रता की गणना करें, प्रक्षेप वक्र को समायोजित करें। जूनाइट की छाती में एक काली रेखा घुस गई जब उसने देखा कि तीर उसकी पीठ से घुसा और उसके सीने से खून लेकर बाहर निकल गया, तो वह अविश्वास की मुद्रा में गिर पड़ा। आरव उस जगह पर गया जहां युवती थी और उसके ऊपर खड़ा हो गया। उसने नीचे देखा और फिर पाउडर के एक बैग की सामग्री उसके मुंह में फेंक दी। एक पल बाद युवती खड़ी हो गई और अपने अंगों को फैलाया। तुम एक जादूगर हो। युवती ने जिज्ञासा से भरी आंखों से आरव को देखा। नहीं, बस एक पोषण मास्टर। उन सभी को यहां ले आओ और उनकी देखभाल करो। आरव ने जमीन पर गिरे सैनिकों की ओर इशारा किया। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? युवती ने अपने होंठ सिकोड़े, लेकिन फिर भी उसने लकवाग्रस्त सैनिकों को हटा दिया। उसने नाइट लीडर और बड़े आदमी की लाश को भी हटा दिया। इसके बाद युवती की आंखें ठंडी चमक उठीं। उसने अपने वस्त्र से खंजर निकाला और इन सभी लकवाग्रस्त सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। पूरी प्रक्रिया के दौरान आरव ने ठंडे दिमाग से देखा, क्योंकि युवती अपने पीछा करने वालों को चाकू मार रही थी। आप निश्चित रूप से एक जादूगर हैं, युवती ने आत्मविश्वास से कहा। जब तक आप मेरा बदला लेने में मेरी मदद करते हैं, मैं अपनी सारी बेशकीमती संपत्ति आपको सौंप दूंगी। इसमें एक जादूगर की विरासत भी शामिल है, और मैं भी आपकी हो जाऊंगी, लड़की ने अपने वस्त्र उतारते हुए कहा। क्या आपको यकीन है कि आपके परिवार में एक जादूगर की विरासत है? आरव ने पूछा, और वह काफी खुश हुआ। मैं अपने परिवार के सम्मान की कसम खाता हूं। युवती की अभिव्यक्ति दृढ़ थी। इस प्रक्रिया में स्कैनिंग लक्ष्य का रक्त प्रवाह तेजी से बढ़ रहा है। असामान्य मस्तिष्क तरंग गतिविधि का पता चला। निष्कर्ष: झूठ 93.3%। एआई चिप के निष्कर्ष को देखते हुए आरव ने अपना सिर हिलाया। तुम क्यों नहीं चले जाते? क्या युवती स्पष्ट रूप से चौंक गई। तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं है? मेरे परिवार में बहुत सी बेशकीमती चीजें हैं, तुम जो चाहो ले सकती हो। क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने चमचमाते कवच में शूरवीरों के बारे में बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं? आरव ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। एक घने जंगल में एक साहसी व्यक्ति को एक राजकुमारी मिली जो भाग रही थी, और उसने बदला लेने में उसकी मदद भी की। कई विपत्तियों पर काबू पाने के बाद उन्होंने अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त की। साहसी व्यक्ति ने खजाने, प्यार और राजकुमारी की प्रशंसा प्राप्त की। तब से वे हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। आरव ने इसे काव्यात्मक कवि जैसे तरीके से सुनाया। यह सिर्फ एक खोखला भ्रम है, झूठे वादों से भरा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हारा शरीर और मांस प्राप्त कर लूंगा। फिर मुझे एक विस्काउंट से बदला लेने में तुम्हारी मदद करनी होगी, जिसके पास एक बहुत बड़े गुट का समर्थन है। क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूं? लेकिन युवती स्पष्ट रूप से अभी भी संघर्ष कर रही थी। चले जाओ, आरव ने चिल्लाया। युवती असहाय होकर उठ खड़ी हुई। जैसे ही वह जाने के लिए तैयार हुई, उसकी आंखों में एक दुर्भावनापूर्ण और जहरीली नजर चमक उठी। रुको! युवती के कई कदम चलने के बाद आरव की आवाज वहां पहुंची। युवती प्रसन्न दिख रही थी। पीछे मुड़ी एक तीर युवती के सुंदर चेहरे को चीरता हुआ उसके ठीक पीछे पेड़ पर जा गिरा। वास्तव में मैं तुम्हें जाने दे सकता था, लेकिन मैंने तुम्हारी आंखों में एक दुर्भावनापूर्ण और उग्र इरादा देखा। आरव ने धीरे धीरे आह भरी। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने हमेशा आपकी रक्षा की और आपका अनुसरण किया। आपने जाने से पहले उसकी लाश को दफनाने की भी जहमत नहीं उठाई। इससे यह देखा जा सकता है कि तुम एक निर्लज्ज कृतघ्न हो।
इसके अलावा अपना बदला लेने के लिए तुमने मेरे खिलाफ किसी तरह का प्रतिशोध लेने की सोची थी। तुम आज यह बात सबको जरूर बताओगे। हालांकि मैं मुसीबत से नहीं डरता, लेकिन मुझे ऐसी असुविधाएं बहुत नापसंद हैं। इतने सारे कारणों के बावजूद मैं तुम्हें जाने क्यों दूंगा। आरव ने तीर निकाला और उस युवती की लाश को, जो शिकायत के साथ मर गई थी, दूसरों के साथ ढेर कर दिया। उसने अपने थैले से एक पीले रंग की औषधि निकाली और उसे एक लाश के घाव पर डाला। जिससे सामान्य मनुष्यों के विरुद्ध अत्यंत प्रभावी। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी भी मेरे घावों का उपचार करने के लिए पर्याप्त सामग्री प्राप्त करना है। कुछ और करना केवल असुविधा होगी। आरव ने आह भरी। एक नए बने कैंप ग्राउंड की क्या बर्बादी है। आरव ने एक बार फिर अपना सामान पैक किया और जंगल में गायब होने से पहले अपने अस्तित्व के किसी भी निशान को मिटा दिया। मैगस मार्केट में आरव रात का समय था। आरव घने जंगल के बाहरी इलाके में पहुंचा। उसने खुद को काले लबादे में लपेट रखा था और अपना चेहरा छिपाने के लिए शंखवाकार बांस की टोपी भी पहन रखी थी। खोया हुआ जंगल, यह यहां है। आरव ने अपने आसपास के वातावरण को देखा और फिर अपने नक्शे से उसकी तुलना की। बिना पीछे मुड़े वह अंधेरे में प्रवेश कर गया। उसके चमड़े के जूते सूखी टहनियों पर चींची की आवाज कर रहे थे। अंधेरे में यह आवाज सामान्य से भी अधिक भयानक लग रही थी। एआई चिप क्षेत्र, स्कैन आरंभ करें। बीप थोड़ा भ्रमकारी क्षेत्र खोजा गया। क्षेत्र प्रभाव प्रवेश करने वाले सामान्य मनुष्य चकित हो जाएंगे, गोल गोल घूमेंगे और अंततः अनजाने में ही चले जाएंगे। वास्तव में कोई आश्चर्य नहीं कि यहां भूतों और राक्षसों की कहानियां हैं। अक्सर मनुष्यों के लापता होने की खबरें आती रहती हैं। हालांकि वे भ्रम में थे। अगर कोई मैगस किसी अनजान शिकार से मिलता है तो वे अपने प्रयोगों के लिए एक और नमूना लेने में कोई आपत्ति नहीं करेंगे। नमस्ते अनुचर, मैगस मार्केट में आपका स्वागत है। एक काली आकृति एक पेड़ के ऊपर से हल्के से नीचे कूदी और एक टूटी हुई कब्र पर जा गिरी। उसकी आंखें गहरे हरे रंग की रोशनी से चमक रही थीं। आरव करीब गया और पाया कि यह एक काली बिल्ली थी, एक मैगस का साथी, एक संशोधित जीव या किसी जादू का नतीजा। आरव ने मन ही मन सोचा। फिर उसने थोड़ा सा सिर झुकाया। मैं एक घुमक्कड़ अनुचर हूं जिसने सुना है कि यहां का बाजार किसी भी जादूगर के लिए खुला है। क्या यह सही है? वास्तव में यह बाजार शक्तिशाली वॉकर परिवार द्वारा संचालित है। इसके अलावा यह वादा करता है कि प्रवेश करने वाले प्रत्येक जादूगर को सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। बेशक यह केवल बाजार की परिधि के भीतर ही है। काली बिल्ली ने अपने पंजे चाटे और एक मानव जैसी हंसी निकाली। तो मैं प्रवेश करना चाहता हूं। सभी अनुचरों को एक जादुई क्रिस्टल का शुल्क देना होगा। यह सभी मैगी के लिए मुफ्त है। यहां आरव ने अपना सिर हिलाया और एक निम्न श्रेणी का जादुई क्रिस्टल फेंक दिया। काली बिल्ली ने इसे अपने मुंह में पकड़ लिया, घूम गई और कब्र के पत्थर से दूर छलांग लगाते हुए उसने आरव की ओर इशारा किया। आरव ने कंधे उचकाए और उसका पीछा किया। वे जितने अंदर गए, सफेद धुंध उतनी ही घनी होती गई। हालांकि उनके पैरों के नीचे एक सड़क थी जो पहले से ही विशेष रूप से बनाई गई लगती थी। हम यहां हैं, काली बिल्ली की आवाज के साथ आगे की धुंध छुट गई और जोरदार शोरगुल की आवाजें सुनी जा सकती थीं। इससे आरव को लगा कि वह अपनी अकादमी के व्यापारिक क्षेत्र में वापस आ गया। सिर्फ इतना फर्क था कि यहां सभी लोग लबादे या ग्रे लबादे में कसकर लिपटे हुए थे, जिससे उनकी त्वचा का कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। कभी कभी कुछ लोग अपनी पहचान छिपाने की जहमत नहीं उठाते थे, जिससे आरव ने अपने क्षितिज को व्यापक बनाया। यहां कुछ समुद्री प्रजातियां थीं जिनके शरीर पर शल्क थे और आधे जानवर थे। जिनके गले पर फर था वे जानवरों से अलग थे, क्योंकि वे एक प्रेमपूर्ण और स्नेही प्रजाति थे। वहां मैगी भी पैदा हो सकते थे और आरव ने एक उल्लू के सिर वाले मैग्स को भी देखा। इनमें से बहुत से लोगों में अनुचरों की ऊर्जा तरंगें भी थीं, लेकिन आरव को लगा कि उनकी आभा में खून की गंध आ रही थी। हालांकि बाहरी दुनिया के अनुचरों के पास अकादमियों की तुलना में एक मजबूत आधार नहीं है, लेकिन वे ऐसे वातावरण में आगे बढ़ने में सक्षम हैं जहां संसाधन दुर्लभ हैं, उनके अनुभव भरपूर होने चाहिए और वे लड़ने में भी अधिक कुशल हो सकते हैं। आरव का दिल डूब गया। उसके हाथों में मौजूद औषधियां लगभग खत्म हो चुकी थीं
और अभी वह लेवल 2 अनुचरों में सबसे मजबूत अनुचर था, जिसमें आत्म संरक्षण के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त शक्ति थी अगर वह बर्तन को प्रकट करता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये नॉवेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप किसी और नॉवेल को सुनना चाहते हैं या किसी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपके लिए और भी रोमांचक और मनोरंजक कहानियां लाते रहेंगे। हमारे चैनल एफएस नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हां, अगले एपिसोड के लिए तैयार रहें, क्योंकि कहानी में अभी और भी ट्विस्ट और टर्न आने बाकी हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।